नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। न्यूज पॉइंट टारगेट 272 की इस खास श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके लगातार आने वाले मुझे फीडबैक के लिए। जैसे मैंने कहा कि मैं मुद्दे उठाता रहूंगा और बड़ी दिलचस्प बात है, काफी लंबा अरसा हो गया मुझे हिंदुस्तान की सियासत को देखते और एनालाइज करते हुए। आज मैं जिस जगह लेकर आया हूं, इसे भी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पल्स का, सियासत की एक धड़कन माना जाता है। देख रहे हैं बहुत सारी एक्टिविटी है। ये है वो मशहूर दलाल स्ट्रीट। कहते हैं कि कौन सी सत्ता आ रही है, कौन सी सत्ता जा रही है, अगर इसका सबसे ज्यादा रिएक्शन कहीं मिलता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। थैंक यू। एनडीटीवी क्या कवर कर रहे हैं सर? ऐसी बात देख रहे हैं कि क्या हो रहा है चुनाव के दौरान, क्या है। हम भी कुछ बोले आपसे। बताइए बताइए। हम सर टीवी देखते रहते आपको। बताइए किस बारे में बोलना है? मोदी साहब के लिए। अब की बार मोदी सरकार एनडीए गवर्नमेंट फिक्स है। कांग्रेस का बुरी तरह सफाया। अच्छा, हाँ, ये आप मान के चलिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आएगी और बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लोग मिलते जाते हैं। अब मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये वो मशहूर है। देखिए आप देख सकते हैं ऊपर, ये सारी इमारतों को आप टेलीविजन पर देखते हैं। ये एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के सिंबल्स बन चुके हैं और मैं कहीं पर ढूंढ के आपको जरूर दिखाऊंगा वो मशहूर बोर्ड जो है, जिसे जो दलाल स्ट्रीट का होता है, जिसे आप सारे टेलीविजन चैनल्स पर देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे शहर के आंकड़ों की मुलाकात होती है इन बड़े स्क्रीन के साथ। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, सेंटिमेंट्स की यहाँ पर क्या वैल्यू होती है। मेरे लिए भी एक नया तजुर्बा है, मैंने नहीं कभी किया। और एक बड़े ही खास मेहमान से मैं आपको मिलाऊंगा। अगर हमारे कैमरामैन साहब यहाँ है, आपको एक बहुत ही खास मेहमान आशीष चौहान, इनसे बेहतर कौन मिल सकता है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी हैं, एक बड़ी की पोजीशन में बैठे। आशीष, ये जो सिंबॉलिज्म है, मैंने न्यूयॉर्क में देखा है, बड़ी मशहूर है। इसकी अहमियत क्या है? ये आप सब लोगों को याद है, कभी भी आप बड़े बड़े फ्रेजेस अंग्रेजी के पढ़ते हैं, बिग बुल, यानी कि जो बाजार को ड्राइव कर रहे हैं, इस तरह के लोग। तो जो बाजार में बड़ी शक्ति रखता है, इंपैक्ट रखता है, वो बुल कहा जाता है। आशीष एक्सप्लेन करेंगे कि आशीष इसकी क्या रेलेवेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली जो सिंबल है, हाँ, बुल और बैर नाम के दो अलग अलग, जैसे यीन एंड यांग रहते हैं, वैसे ही हाँ, बुल और बैर रहते हैं। कि जो बुल है वो हरदम ऊपर देखता है। हाँ। वो जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको बुल कहते हैं। ये वाला उसकी बुल तो जो- नीचे देख रहा है यार। नहीं, वो उसकी आंख ऊपर ही रहती है। अच्छा, आंख वो ऊपर रहती है। आंख ऊपर रहती है। सिमिलरली बैर जो है वो हरदम नीचे ही देखता है, ऑल्दो बड़ा बट एक्चुअली आंख नीचे रहती है उसकी। हाँ। तो जो ऊपर देखता है उसको बुल कहते हैं। जो जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको बुल मार्केट कहते हैं। हाँ। और जब नीचे जाता है उसको बैर मार्केट कहते हैं। हाँ। तो बेसिकली ये जो बुल है वो संकेत है कि जो मार्केट ऊपर जाता है तो लोग खुशहाल हो जाते हैं, बिकॉज आमदनी बढ़ती तो है। ऐसा बेयर का कोई ऐसा स्टैच्यू नहीं है, बिकॉज बैर वो तो जो है सैडनेस, दुख sadness, लेकर आया। दुख है तो हम दुख को क्यों देखें ना, तो सुख को ही देखेंगे। हम और सुख को ही देखेंगे। तो ये बड़ा, देखिए, पारंपरिक है। और जैसे मैंने कहा कि आप लोग हमेशा देखते हैं इसको टेलीविजन पर, कहीं पर भी जो है ताकत की, जो पैसे के खेल की ताकत की निशानी होती है, उसको, जैसे आशीष ने बहुत बढ़िया आपको एक्सप्लेन किया, उसको सिंबलाइज करते हैं बुल्स। नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ रिसर्च में पढ़ रहा था, क्योंकि 2003 में नरेंद्र मोदी की बड़ी आलोचना की थी इसी इंडस्ट्री ने। लेकिन अब कहते हैं कि सारे जो ब्रोकर्स है, एक मैं खास जानकारी पढ़ रहा था कि कैसे उत्तर प्रदेश के ब्रोकर एसोसिएशन ने भी नरेंद्र मोदी का समर्थन करने की बात की। तो ये सब, ये फाइनेंस मार्केट जो है, इसके पीछे की कहानी बड़ी सियासत से जुड़ी हुई है। हाँ, दिख गया भाई, ये बताना आप लोगों को बड़ा जरूरी है। ये आशीष साहब के साथ, ये देखिए, ये आप लोग टेलीविजन पर देखते हैं अक्सर, तो ये है वो पिन कोड, इस पर लिखा है 4001। तो ये है वो मशहूर बोर्ड जिसे आप टीवी पर अक्सर देखते हैं। जैसे मैंने कहा, उन मशहूर इमारतों की तरह, वो बुल के स्टैच्यू की तरह, दलाल स्ट्रीट जिसे कहते हैं। तो आप लोग बाकी के हिंदुस्तान में बैठे समझते होंगे कि भाई ये दलाल स्ट्रीट क्या होता है। आप रोज टीवी पे देखते हैं कि सेंसेक्स ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे गया। कोई भी खबर होती है तो उसके साथ साथ एक खबर तुरंत जुड़ जाती है कि सेंसेक्स का रिएक्शन क्या हुआ, खासतौर पर
पॉलिटिकल स्टोरीज को लेकर लोग पॉलिटिक्स कैसे फॉलो करते हैं किसी दलाल स्ट्रीट में? बेसिकली हर चीज दलाल स्ट्रीट में फॉलो होती है। हाँ। हमारे वहाँ करीब 500 ब्रोकर की ऑफिस है यही बिल्डिंग में, हाँ जो फिरोज जीजीबाई टावर कहते हैं। हाँ वो और उसके बगल में एक रोटुंडा बिल्डिंग है, दोनों हाँ। के अंदर मिला के 500 ब्रोकरों की ऑफिस है। हाँ। और सब हर चीज का एक रहस्य होता है, एक चर्चा होती है। ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग। हम ठीक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के बाहर खड़े हुए। ये 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो बड़ी आधुनिक रही होगी अपने समय में जब बनी होगी। इट वुड हैव बीन द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन टाउन दोस डेज। इन दोज डेज 40 साल पहले ये 1969 में बनना चालू हुआ था 1969 और में। 1981 तक बना। हाँ और बेसिकली व्हेन इट वाज मेड इट वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन इंडिया एक्चुअली दोस डेज। हाँ तो और इधर- इस एरिया जो है हेरिटेज एरिया है, तो वहाँ पे ऐसी टॉल बिल्डिंग्स जनरली अलाउड नहीं है, बिकॉज जो पुराने बिल्डिंग्स है बड़े पुराने किस्म के अंग्रेज के जमाने के हैं। हाँ। तो उसको तोड़ना नहीं होता है। हम चलते हैं बीएससी के भीतर आशीष साहब के ऑफिस की तरफ। कैसे होती है, कुछ खास मेहमान आशीष साहब ने बुलाया है हमारे लिए। प्लीज आइए सर, प्लीज। तो ये लोग तय करते हैं कि किसकी कंपनी डूबेगी, किसकी चढ़ेगी। ट्रेडिंग करते हैं, कंपनी तो अपने आप डूबती है या अपने आप कंपनी अपने आप- बट ये लोग उसके अंदर ट्रेडिंग बेसिकली दे ensure they research the companies, they tell their customers, their investors about which company to invest in, which company not to invest in or come out and so on and so forth. They are more about तो एक तरह से भविष्य तो तय कर देते हैं ना। they analyze and tell. हाँ ठीक है, एनालाइज। आप लोगों को लगता है कौन सी पार्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। इसका पॉलिटिकली करेक्ट आंसर तो वही होगा जो देश के लिए अच्छा काम करे। अच्छा, पॉलिटिकली करेक्ट। हाँ, आप तो नेता भी बन सकते हैं आगे जाके। लेकिन जैसे मैं आशीष से बार बार पूछ रहा था कि लोग समझ नहीं पाते। एक आम हिंदुस्तानी के लिए काफी इंट्रीग अंग्रेजी का लफ्ज है, रहस्यमय लगता है स्टॉक मार्केट। बहुत असर है, सब पैसा कमाना चाहते हैं नए जीवन में, लेकिन स्टॉक मार्केट क्या है आपके हिसाब से? देखिए, स्टॉक मार्केट एक मायने में देखें तो बुल है और बेर है, हाँ भालू है और सांड है। हाँ तो बिल्कुल इसमें पैसा बनाने का एक बहुत अच्छा अवसर है आम भारतीय के लिए। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर आप 10 साल के बालक से भी बात करें और पूछें कि स्टॉक मार्केट में एकमात्र तरीका कैसे है पैसा बनाने का, तो वो कहेंगे नीचे, जब शेयर का भाव नीचे हो उसे खरीदें, जब ऊपर चले जाए उसे बेचे। तो कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है? हाँ। कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब लालच आ जाता है। आजकल लोग कह रहे हैं कि जब नेता का भाव नीचे हो तो वो उसको सपोर्ट नहीं करे, नेता का भाव ऊपर हो तो उसको सपोर्ट करे। क्या ऐसे भी स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है? स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है स्टेबिलिटी पे। तो नेता का भाव ऊपर हो या नीचे हो, इंपॉर्टेंस ये है कि अगर वो नेता स्टेबिलिटी ला सकता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, तो एज ए स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट हम प्रीफर करेंगे कि वो नेता का भाव ऊपर हो। तो स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टेबिलिटी विल गिव लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड पॉलिसी विल गवर्न कि मार्केट कैसे चलेगा आगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पर हम आगे बात करेंगे कि नीतियां आखिरकार किसी राष्ट्र की तकदीर को निर्धारित करती हैं। ये जो मशहूर बीएससी का सिंबल है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सुरक्षित एरिया है। आशीष कुमार चौहान साहब की वजह से हमें एक्सेस मिला है। ये आप देखते हैं, सिक्योरिटी के माध्यम से गुजरना पड़ता है यहाँ पर। वैसे आपका नाम क्या है? रमेश सर। हैं? रमेश। रमेश जी, आप ये लिफ्ट कब से ऑपरेट कर रहे हैं? बहुत साल से सर, 25 साल से। 25 साल से? हाँ। तो लिफ्ट में बहुत बड़े बड़े लोगों को आते जाते देखा होगा। हाँ, बहुत सारे आए। जब भी कोई सरकार बदलती है या ऐसा पॉलिटिक्स में कुछ होता है, तो कैसे लोग पब्लिक रिएक्ट करती है? जैसे कोई लिफ्ट में होता है, फोन पे बात करा यार तो गड़बड़ हो गया, सरकार चली हाँ, गई। हाँ। अभी सर थोड़े पब्लिक कम हो गया, पहला तो पब्लिक बहुत था। हाँ अभी इस पे बोर्ड पे हो गया, इसलिए पब्लिक कम हो गया। अच्छा। नहीं तो पहला उधर बहुत भीड़ रहता था, रिंग में पूरा सौदा चलता था, हाँ। तभी बहुत भीड़ रहता था। तो ये है रमेश जी, 25 साल से, जैसे सेंसेक्स में शेयर ऊपर नीचे आते जाते हैं ना, ये लिफ्ट ऊपर नीचे ले जा रहे हैं। और इसी से आप सोचिए, जब ऊपर जाता है किसी का समय तो रमेश जी भी उसे ऊपर लेकर जाते हैं, जब नीचे आता है किसी का समय तो रमेश जी आप भी नीचे लेके आते हाँ हैं। सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कन्वेंशनल सेंटर। यहाँ पर आप लोग की सेमिनार्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं? दिस यूज्ड टू बी द ट्रेडिंग फ्लोर। अच्छा, पहले जमाने में जब फिजिकल ट्रेडिंग होता था, तो यही ब्रोकर्स यहाँ पर आके हाथ से ट्रेडिंग करते थे। मैं आपको उनका एक
झलक दिखलाऊंगा वहाँ पर एक फोटोग्राफ के हिसाब से। हाँ, ये देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, एकदम भव्य है। ये पुरानी जगह थी जहां पर ब्रोकर्स आकर ट्रेडिंग करते थे, बहुत भव्य है। ये जो था ये डेंसिटी होती थी लोगों की। हाँ, तो इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो आशीष दिखा रहे हैं आपको कि कैसे होता होगा। लोग ही लोग यहाँ पर खड़े हुए। ये आशीष कितने साल पहले की तस्वीर होगी? 1994। तो ये 1994 की तस्वीर है। तो आप देख सकते हैं कि इसी कन्वेंशन सेंटर जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, उस समय लोग आते थे और कितनी भीड़ भाड़ होती थी। हम आज कहां पर ये सब होता है वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये वो मशहूर, ओहो, ये तो बड़े लोगों को घंटा बजाने का मौका मिलता है। आशीष जी, क्या मैं भी कोशिश करके एक घंटा बजा सकता हूं बिना किसी कारण के? अच्छा, तो ये है, तो किसी भी, अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो क्या ये सही होगा, किसी भी शेयर को जब लॉन्च किया जाता है तो हाँ, जब बाजार खुलता है, तो बाजार जब खुलता है तो ये बेल बजाई जाती है। अच्छा, बाहर से आपको कभी नहीं पता चलेगा कि इस मशहूर बीएसई की इमारत में एक इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी है जहां पर पहले और पारंपरिक तरीके से सारी ट्रेडिंग होती थी। मैं एक सीरियस पॉइंट आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि हम लोग जैसे रिएक्शन देखते हैं, और खासतौर पर पॉलिटिकल इकोनॉमी एक विषय है, आशीष जानते हैं, मैं उस पर लिखता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मार्केट्स जो है वो उड़ने वाली बातों और खबरों पर ज्यादा यकीन करती हैं, ना कि आकलन पर, सही आकलन पर। इस बात के बावजूद कि अब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, जो ना सिर्फ अपने हिसाब से एक बहुत ज़हीन एजुकेशन हासिल करके आए हुए लोग हैं, वो अलग अलग सेक्टर्स को, नीतियों को समझते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि मार्केट ज़्यादा सेंटिमेंट से चलता है। ये बात सही है? मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है, ये बात सही है। लेकिन जब सेंटीमेंट में आपने पहले बताया कि खबरों पे जी, खबरों शायद सच हो सकती है या रूमर हो सकती है, बट मार्केट में एक जैसे बोलते हैं हम लोग कि वी ऑलवेज ट्राई टू डिस्काउंट। तो अगर कोई इवेंट आगे जाके मान लो 6 महीने बाद होने वाली है, जिसकी बात बाजार में आ जाती है, जिसको आप या खबर बोलो या रूमर बोलो, वो डिस्काउंट हो जाती है प्राइस में। ये मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि खबर और रूमर में बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क है सर। जब बात आती है तभी तो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आती है, तभी सुनी सुनाई बात आती है। तो या तो वो आगे जाके खबर में कन्वर्ट होगी या तो रूमर में कन्वर्ट होगी, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वो हमारे लिए खबर है। और अगर वो खबर को हम खबर की तरह से लेते हैं तो अगर उसका डिस्काउंटिंग, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो खबर से होने वाला है 6 महीने बाद, होने वाला है 9 महीने बाद, 12 महीने बाद, बट मार्केट वो पहले डिस्काउंट कर देती है। तो जो वो खबर से कंपनी की फंडामेंटल जो आकलन जो चेंज होने वाले हैं वो हम आज डिस्काउंट करने की कोशिश करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई तो फलानी कंपनी को इससे इतना नुकसान हो सकता है या इतना फायदा हो सकता है, तो उसकी प्राइस मूवमेंट आज हो जाती है। तो जब एक्चुअल वो होता है 12 महीने बाद, तभी शायद मार्केट रिएक्ट भी ना करे, तभी मार्केट वही का वही लेवल पे रहे। तो आपको लगेगा कि अरे जब इसका बैलेंस शीट आई और बैलेंस शीट में इतना प्रॉफिट बढ़ के आया, भाव ऊपर क्यों नहीं गया? बट वो जो भाव ऊपर जाना था वो 6 महीने पहले जा चुका है, क्योंकि वो न्यूज मार्केट में घूम रही थी। कैसा हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई है या कंपनी की वर्किंग चेंज हुई है, कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हुई है। सो दैट्स हाउ। तो ठीक है, एक तरह से आप कह रहे हैं कि मार्केट प्रीएम्प्ट करती है। आपको लगता है कि ये करना सही होता है? मैं जान रहा हूं कि मैं बड़े बेवकूफ़ी के बुनियादी, लेकिन फैक्ट है, निवेशकों के लिए जानना बहुत जरूरी है हाँ, कि जो मार्केट रिएक्शन देता है भावों को, वो पहले क्यों देता है? क्योंकि मार्केट में 2 तबके के लोग होते हैं। एक तबका का लोग जो है, जो ट्रेडिंग या सट्टेबाजी करता हो, वो इंफॉर्मेशन को तुरंत असिमुलेट करके रिएक्ट करते हैं। और दूसरे होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होते हैं, वो आकलन करते हैं फंडामेंटल फैक्टर्स का। तो अगर आप देखेंगे कि लंबी अवधि के जो इन्वेस्टर्स हैं वो फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है या जो सट्टेबाजी करते हैं वो शॉर्ट टर्म रूमर, इंफॉर्मेशन और इन चीजों को ज्यादा वजूद देते हैं। आशीष, अब उनके पास आने से पहले एक और चीज, जैसे अब सरकार किसकी आएगी, क्या होगा, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि इस मुल्क की आर्थिक स्थिति पिछले 2 से ढाई साल में बहुत कमजोर रही है। आपको, बल्कि मैं ये सवाल सबसे पूछता हूं कि क्या मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, जो कोई भी नया प्रधानमंत्री आएगा,
कर लेगा, क्योंकि स्थिति परिस्थिति बदली नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट्स आप लोग जानते हैं किस तरह से चल रही हैं, तो लोग फिर उम्मीद क्या कर रहे हैं कि ऐसा वो क्या चाहते हैं पॉलिसी में जो उनको लगता है कि कोई नई पॉलिटिकल फॉर्मेशन से उनको मिलेगा? एक तो चीज़ ध्यान में रखने लायक ये है कि जो स्टॉक मार्केट या जो मार्केट चलता है वो कई चीज़ों के आधार पर चलता है। कि एक लोकल इकोनॉमी सिचुएशन है उसके ऊपर आधार भी चलता है, और फॉरेन इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है उसके आधार पर भी चलता है। सपोज अमेरिका में खुशहाली है, अमेरिका में ग्रोथ चल रहा है, तो इंडिया की चीज़ों की भी डिमांड अमेरिका में बढ़ती है, तो यहाँ से ज़्यादा निकास होगा और वैसे यहाँ की कंपनी को भी फायदा होगा, तो यहाँ पे आमदनी बढ़ेगी और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस हिसाब से आपको वर्ल्ड की सिचुएशन भी देखनी है और इंडिया की सिचुएशन भी देखनी है। तो लास्ट 3-4 साल से देखें तो करीब 2007-8 के बाद जो वर्ल्ड सिचुएशन थी काफ़ी ख़राब थी, इन द सेंस कि वर्ल्ड में अमेरिका, यूरोप, कई कंट्रीज में बड़े प्रॉब्लम थे, इंडिया में कम प्रॉब्लम थे, लेकिन प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में थे तो धीरे धीरे करके यहाँ पर भी आए। दूसरा है कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एक बनी हुई थी इन टर्म्स ऑफ मैंडेट, कि जो पॉलिटिकल मैंडेट गवर्नमेंट को लग रहा था कि खुद के पास नहीं है, तो उसके चलते जो डिसीजन लेने चाहिए, बिकॉज करप्शन के कई आरोप हुए, तो जो डिसीजंस होने चाहिए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड्स क्रिएट करने के, पोर्ट्स क्रिएट करने के, माइनिंग के, कई चीजें के जो प्रोजेक्ट्स जो थे अटक गए। अगर सेंसेक्स के आंकड़े ऊपर जाते हैं तो क्या ये महज तरक्की की कहानी है या ये नकली तरक्की की कहानी भी हो सकती है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे होता है ना सब 20,000 के ऊपर चला जाएगा सेंसेक्स या 22,000 के ऊपर चला जाएगा, इन सब का मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा बेसिक पहले जाऊंगा। हाँ। कि शेयर बाजार क्या है। शेयर बाजार एक मौका है हर निवेशक के लिए कि इस कंपनी का पार्टनर बन सके, एकदम लूज टर्म में, कि ये एक बहुत कंपनियां हैं, माइनिंग में कोई कंपनी है, आईटी में कोई कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स में कोई कंपनी है, आज अपना रुपया लाके उस कंपनी का पार्ट बन सकते हैं। यदि वो कंपनी तरक्की करेगी तो आप उसके साथ तरक्की ये तो बड़ी पॉलिटिकली करेक्ट बात है। लोग शेयर बाजार के बारे में ये कतई नहीं कहते, कहते यहाँ से तो सबसे बड़ा पैसा घूमता है। ये खैर ये धारणा है। मैं एक आम आदमी, देखिए आम आदमी आपकी तरह जानकार नहीं है, आम आदमी मेरी तरह मूर्ख है, तो ये उसकी धारणा है कि भाई सबसे बड़ा माल यहीं से घूमता है। ये सच है, बट इस नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रूप में। ठीक है। मैं कई निवेशक को आप जानेंगे, अपने दोस्तों को जानेंगे, जो लोगों ने, किसी ने आईटी से लिया हुआ था, किसी ने रिलायंस लिया हुआ था जब आईपीओ के टाइम, आज उनके हजारों रुपए के इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए के हुए, चुपचाप साइड में पड़े हैं। जब माँ बाप स्वयं सुधारते हैं तब बच्चों को पता चलता है कि उनके माँ बाप क्या चीज थे, क्या इन्वेस्टमेंट किया। तो शेयर बाजार वो जगह है जहाँ निवेशक अपना एक्स्ट्रा पैसा पार्क कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर है, वो खाली बताएगा, वो इंडस्ट्री का हेल्थ बताएगा। जैसे कहा कि पुरानी सरकारें दावा करने के साथ हमने ये ग्रोथ का आंकड़ा दे दिया, वो ग्रोथ का आंकड़ा दिया। मैं हाल में था कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, तो वहां पर मैंने चिदम्बरम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, सब अभी वही बता रहे। और जो सरकार में नहीं आए हैं वो कह रहे हैं हमें लाइए, हम आपका ग्रोथ कहीं से कहीं लेकर चले जाएंगे। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आपने अलग अलग सेक्टर्स में भी काम किया है, आप समझते हैं क्या ग्रोथ सिर्फ सेंसेक्स के बढ़ते नंबर है? सेंसेक्स एक मायना है, एक प्रतीक है आशा का, अपेक्षाओं का, और दूसरा है कि सेंसेक्स ऑल्सो एक प्रतीक है कि जो भारत में कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही है। भारत की समस्या क्या है आप देखिए, बाकी सभी एक साथ जोड़ लेते हो तो करीब अगले 20 साल में भारत ने हर साल 1.5 करोड़ नई जॉब क्रिएट करनी है। 30 करोड़ नई जॉब हमने क्रिएट करनी है। अभी आपको लग रहा होगा कि 30 करोड़ क्या होता है, 120 करोड़ की जनता में, 130 करोड़ की जनता में 30 करोड़ क्या होता है, लेकिन एक्चुअली जो 1.5 करोड़ लोग जो है हर साल आपने नई जॉब क्रिएट करनी, उतनी करीब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, पूरा खंड है उसकी जनसंख्या करीब 1.5 करोड़ है। या तो दूसरी तरफ ले लो, जब आप आंकड़े देखते होंगे टीवी वगैरह पे, तो अमेरिका का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह आप देखते होंगे कि 9% हो गया, 10% हो गया, तो पूरा जो इकोनॉमी ऊपर नीचे चली जाती है। तो अमेरिका का टोटल अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड 1.5 करोड़ है। तो कहने का मतलब है कि जो अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट होती तो नौकरी आपको पैदा करनी है हर साल, नेक्स्ट 20 ईयर्स, और वो जॉब्स कैसे क्रिएट होगी? लेकिन क्या वो बढ़ते शेयर मार्केट से क्रिएट हो सकता है? बिकॉज जो स्टॉक मार्केट होते हैं, स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो पैसे कंपनियों को जाते हैं, और जॉब जो क्रिएट होती है वो कंपनीज क्रिएट करती है। क्योंकि आप कोई खाने की कंपनी हो, कोई डिफेंस की कंपनी हो, कोई आईटी की कंपनी हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ये कंपनीज में जब आप पैसे निवेश करते हो तो आपकी तो तरक्की होती है, बिकॉज जो कंपनी अच्छा करेगी तो आपको रिटर्न्स मिलेगा। कहने का मतलब है कि हमको सपोज जॉब क्रिएट करनी है, 30 करोड़ जॉब अगले 20 साल में क्रिएट करनी है, हर साल 1.5 करोड़ जॉब क्रिएट करनी है, तो हमको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा।
कंपनीज को भी, एम्प्लॉयज की भी, एम्प्लॉयर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी, निवेशक और देश का आम गरीब को ही तो नौकरी मिलेगी। सी अल्टीमेटली यहाँ पर सपोज कुछ भी नहीं है, कंपनियां भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो जॉब भी कहाँ से क्रिएट होगी। सो अल्टीमेटली जब हमको ऊपर आना है तो समंदर में जब उभार आता है तो सब कश्तियां ऊपर चली जाती है, जब नीचे चली जाएगी तो सब कश्तियां नीचे चली जाएगी, तो कोई गरीब और गरीब हो जाएगा। सो कहने का मतलब है कि जो स्टॉक मार्केट 1875 में 1875 में 140 साल पहले लगाया गया था, उस समय 3-4 कंपनियां लिस्टेड होती थी। आज 5300 कंपनीज लिस्टेड है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। आशीष चौहान की स्ट्रॉन्ग दलील है दलाल स्ट्रीट पर बैठकर कि ये कतई भी सट्टा बाजार नहीं है, ये रोजगार पैदा करने का साधन है। हम चलते हैं एक और जगह आपको दिखाने के लिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भीतर आशीष जी हमें ले चलेंगे, जहां पर जैसे आपने वो तस्वीरें देखी कि ये वो कन्वेंशन हॉल है जहां पर एक समय में, और ये बड़ा आक्रामक तरीका होता है, आप तो वो कैसे अब होता है वो मैं दिखाने के लिए आपको आशीष जी के साथ ले चलता हूं। देखिए ये है तस्वीर जो आशीष साहब बताने की हमें कोशिश कर रहे थे। अब ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये आधुनिकीकरण है, ये सब कुछ जो नए ज़माने की तस्वीर में हो रहा है, मैं सबसे बेहतर आशीष एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो ये आप देख सकते हैं लोग लगातार अपने अपने वर्क स्टेशंस पर बैठे हुए हैं। हम जो आपको नीचे तस्वीरें दिखा रहे थे उससे बिल्कुल अलग है, वो पुराना समय था। और ये आप देख सकते हैं ये बड़े स्क्रीन्स लगे हैं। मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें एक्सप्लेन करें कि ये इन स्क्रीन्स का मतलब और इससे क्या कुछ देखा जाता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार की हेल्थ का ईसीजी लेते रहते हैं आप लोग। ये हमारे सिस्टम की ईसीजी है सर एक्चुअली। अच्छा, ये आपके सिस्टम की ईसीजी है? यस सर जी। अच्छा, तो यहाँ पे बता रहा है कि लाइक हमारा जो रिस्पांस टाइम्स है, लाइक ना जब हम करते हैं तो 200 माइक्रोसेकंड के अंदर हम लोग रिस्पांस टाइम दे रहे हैं। If you see this, the minimum is even less than 200. It's 150 के आसपास है। पहले से और अब में क्या बदलाव? जैसे चुनाव का हम लोग याद करते हैं, मेरे सीनियर कॉलीग्स ने तो वो युग भी देखा है, जैसे 2-2, 3-3 दिन में नतीजे आते थे, लोग टेलीविजन स्क्रीन से जुड़कर बैठते थे। फिर एक माध्यम आया, मशीन आई, कॉल्ड दी EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो अब सब बड़ी रफ्तार से होता है। मेरे हिसाब से 2-2.5 घंटे में तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये कुछ इसी तरह से होता है। तो यहाँ पर पहले आप देखा, जो आपने फ्लोर देखा, तो वहाँ पर फ्लोर में आना, उस तरफ पहुँचना और वहाँ ट्रेडिंग करना 1-2-5 मिनट लग जाते थे। आज आपको माइक्रो सेकंड में रिस्पॉन्स मिलता है। 1 सेकंड के 10 लाख भाग में आपको रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज कही जाती है। आज जो BSE लगाई हुई है वो वर्ल्ड में सबसे बेहतर में से एक गिनी जाती है टेक्नोलॉजी, जो आपको आंख की झपक जो होती है उससे भी 1 लाख भाग में आपको रिस्पांस टाइम मिलता है। और आप देख रहे हो कि ये जो स्टॉक्स, हर ब्रोकर अपना अपना स्टॉक्स लगाता है। जैसे यहाँ पे ABB नाम का स्टॉक है, उसमें 702 ट्रेड हुए आज अभी तक, 826 रुपये का भाव लास्ट लगा था। 25 अभी 40 शेयर खरीदना चाहता है कोई। 12,628 टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है उनकी। आज बीड प्राइस इतनी है और उसका एक आस्क प्राइस होता है। तो ये पूरा जो ब्लू रेड वगैरह होता रहता है वो परमानेंटली चेंज होता रहता है, बिकॉज 2 से 3 लाख लोग इसको ट्रेडिंग करते रहते हैं। उसके ऊपर कई कंप्यूटर होते हैं जो सिर्फ अपना ऑर्डर्स डालते रहते हैं, कंप्यूटर्स ऑर्डर्स डालते हैं, जो ह्यूमंस को इंटरेस्ट, मैंने ह्यूमंस आर नॉट इवन अलाउड, दे आर नॉट इवन लुकिंग एट इट। तो आप देख सकते हैं ये आप लोग को बिजनेस टीवी चैनल्स पर भी नजर आता है इस तरह के ग्राफ। में तो मजाक में कह रहा था कि ये सरकार की सेहत का ECG नहीं है, ये बहुत गंभीर ग्राफ है यहाँ पर लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से ये आंकड़े बदलते हैं और हम इसको सियासत से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि जिस भी दिन 16 मई को इस देश के चुनाव के नतीजे आने हैं, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये सब ये नीले पीले वाले उसके अगले 1 दिन 2 दिन बहुत ज्यादा घूमेंगे। हाँ, मुझे याद है बहुत तेजी से घूम सकते हैं। 2009 में
जब 16 मई, आई थिंक 16 मई जी, था, मई में, हाँ, 20 पॉइंट 16 या 17 मई था, सेंसेक्स ऊपर गया था 2000 यूपीए के आने के बाद। 2000 पॉइंट ऊपर गया था, वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो और जब 2004 में भी उसी समय करीब उसी समय मार्केट बहुत गिरा था, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। तो हमारे वहाँ क्या होता है कि मार्केट जो एक्सपेक्ट करता है उससे कहीं थोड़ा भी। तो मतलब मेरा ये कहना है कि ईसीजी ये सरकार का उतना गलत नहीं है, क्योंकि अगर ये ऐसे के बजाय ठीक हो गया, ये ग्राफ किसी नेता का या पार्टी का, तो बहुत भविष्य 2000 पॉइंट तो बहुत होता है। हाँ, और 2000 पॉइंट आज 10% हो जाता है। आप में से यहाँ पे किसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? किसी को भी नहीं। आपको है? हाँ, आपको, आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं? फॉलो करते हैं। अच्छा, वो डिसाइड करता है अपना फ्यूचर, अपना कंपनी का फ्यूचर, देश का फ्यूचर। कोई पॉलिटिकल नेता का स्टेटमेंट होता है, कंट्रोवर्सी होती है, ये सब फॉलो करते हैं? सारी तो नहीं, जितनी पॉसिबल होता है वो करते हैं। स्टॉक मार्केट और सियासत में क्या रिश्ता है? स्टॉक मार्केट और पॉलिटिक्स में क्या रिश्ता है? कहा जा सकता है कि इट इज एन बैरोमीटर और इंडिकेटर ऑफ द गवर्नेंस। सर, आप लोगों से कोई यहाँ पॉलिटिक्स फॉलो करता है? हाँ, कोई इंटरेस्ट नहीं? देश कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं? हैं? नहीं, ऐसे मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ यार। हैं? सर है इंटरेस्ट, लेकिन इतना नहीं फॉलो करते जितना आप सोचते हैं कि क्या हो गया। आप में से कोई जो थोड़ा बहुत सियासत समझता हो, किस तरह की पॉलिटिक्स पसंद करते हैं आप? हाँ? ऐसे नेता जोर जोर से हाथ हिला हिला के बयान देते हैं, उस टाइप की पॉलिटिक्स? जो देश के लिए कुछ करना चाहता है वो आज तक मुझे कोई मुझे 1.5 दशक के करीब हो गया, 3 चीजें आज तक मुझे नहीं कभी पता चली। एक, मैंने किसी नेता को ये कहते नहीं सुना कि मैं भ्रष्ट हूं। दूसरा, मैंने किसी नेता को ये नहीं कहते सुना कि मैं देश के लिए समर्पित नहीं हूं। तीसरा, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में ये नहीं देखा कि कोई ऐसी स्कीम हो जो देश के खिलाफ हो। तो ये 3 बातें तो नेता करते ही करते हैं, और इसका करते एग्जैक्टली उल्टा है। मोदी जी आ रहे हैं, अभी तो कुछ करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं तो कुछ करेंगे? मोदी जी ने बहुत कुछ नहीं किया है गुजरात में, इसलिए आप लोग उम्मीद रख रहे हैं, आप देश की जनता है। उसमें लिखा है डोंट पैनिक इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये ब्रोकर्स पे भी अप्लाई करता है कि खाली बिल्डिंग में आने जाने वालों पर? सब पे अप्लाई करता है। तो मुझे बताया कि साहब, जो ब्रोकर के ऑफिस में लोग होते हैं वो ज़्यादा मुंहफट होते हैं, ज़्यादा ओपिनियन रखते हैं। सर, आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं? हाँ, आप पॉलिटिक्स नहीं फॉलो करते? आप करते हो भैया? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। बहुत लोग राजनीति में रुचि नहीं रखते। ये देश के नेताओं को पता चल जाए तो बड़ा पैनिक हो जाएगा। सो डू यू फॉलो पॉलिटिक्स? किस तरह के पॉलिटिशियंस आपको पसंद है? केजरीवाल जैसा आदमी। अच्छा, आपको केजरीवाल जैसा पसंद है। क्यों? केजरीवाल ने तो खाली झूठ बोलता हो तो कुछ करता नहीं, उसके ऊपर चार्ज है। ऐसे बीजेपी कांग्रेस ने उसके केस में वो हवा फैला कर दी। बीजेपी कांग्रेस ने उसके अगेंस्ट में? सबसे मोस्ट करप्ट कोई पार्टी है तो बीजेपी और कांग्रेस। मोस्ट करप्ट पार्टी अगर कोई है तो बीजेपी और कांग्रेस। पॉलिटिक्स और स्टॉक एक्सचेंज का क्या रिश्ता है? पूरा देश ही उसी के ऊपर चल रहा है एक्चुअली। आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं सर? पेपर्स तो पढ़ते ही हैं, टीवी देखते ही हैं, टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे कोई, जैसे मैं आज यही घूम रहा हूँ ये जानने के लिए कि लोग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट पॉलिटिक्स पे ऐसे रिएक्ट करता है, पॉलिसी पर ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसा क्यों करता है स्टॉक मार्केट? रिएक्ट नहीं करता है। डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता। आपकी कंपनी में कुछ अच्छा, आपके देश में कुछ अच्छा होता है तो फॉरेनर्स को कॉन्फिडेंस आता है, तो एक्चुअली वे बाइंग करते हैं, तो शेयर मार्केट ऊपर जाता है। कहते हैं रूमर्स पे चलता है स्टॉक मार्केट, ऐसे बातों पे चलता है, हकीकत से बहुत दूर रहता है। ये बात सही है? धारणा जो परसेप्शन है वो सही है? नहीं, ऐसा पर से एक चीज के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज के इतने सारे फैक्टर्स है। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज की खूबसूरत बात ये है कि आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स की भी खूबसूरत बात ये, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लोग कोशिश करते हैं प्रेडिक्ट करने की, लेकिन हमारे जैसे लोग जो कई बार गलत भी हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में तो आपकी नई चीज आ गई ना, कि जैसे मोदी साहब हमारा दिमाग है, आप हमारा दिल है, और कांग्रेस हमारी जेब है। आप प्रेडिक्ट करते रहिए। देखिए, जब इलेक्शन होता है तब बाजार चाहता है कि एक हवा हो, एक वेव हो, क्योंकि उससे सेंटिमेंट तैयार होता है। सेंटिमेंट तैयार हो तो बाजार ऊपर जाता है, तो उससे जो होता है पैसे बाजार में बनते हैं। यही सिर्फ बाजार चाहता है। इसीलिए क्या होता है कि इलेक्शन से ठीक पहले बाजार चढ़ता है, उसके बाद थोड़ा सा बिक जाता है। यही चीज़ बाजार में होता रहता है। बाजार में एक चीज़ लोग बोलते हैं आके
कि हम ये चाहते हैं ये हो ये, लेकिन सबको पता है कि चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी आए, अगले 2 साल में कुछ खास बदलने वाला नहीं है। असली चीज़ है कि हवा बने, क्योंकि जब लोग सोचते हैं कि कुछ होने वाला है तब वो पैसा लगाते हैं, जब वो सोचते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है तब वो पैसा निकाल देते हैं। यही चीज़ है होप, बाजार होप पे जीता है। बाद में क्या होने वाला है वो तो आगे 2 साल में देखेंगे, लेकिन अभी होप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही बाजार चाहता है। हम जैसे लोग, उनको करना चाहिए ये कि उनको थोड़ा थोड़ा पैसा अभी लगाना चाहिए, क्योंकि ये बाजार ऊपर जाने वाला है। हाँ, तो अब आप अंदर स्टॉक खरीदना शुरू कर दीजिए, थोड़ा पैसा लगाइए, बहुत सारा मत लगाइए, लेकिन अगर आप देखें कि स्टॉक नीचे जाने वाला है तो बेच दीजिए। यही निवेशकों को अभी करना चाहिए। बड़ा वर्ग ये मानता है कि स्टॉक मार्केट में जो लाखों करोड़ों का खेल होता है, ये सिर्फ चंद लोगों को मुनाफा कमा कर देने के लिए होता है, ये उनका फायदा कराने के लिए होता है। ये पूरे देश पर या आम हिंदुस्तान के हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता। तो ये हमेशा दलीलें रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ये देख रहे हैं पीएससी का अपना एक स्टूडियो भी है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसमें मैंने आपको बताया था, आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं दिखाने के लिए हमें, ये सब बहुत ही प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। तो इस वक्त मैं एक टेलीविजन स्टूडियो में बैठा हूं और तमाम सालों से आप मुझे देख रहे हैं एंकरिंग करते हुए, तो मैं वो कतई नहीं कर रहा हूं, ना ये एनडीटीवी का टेलीविजन स्टूडियो है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अपना बड़ा प्यारा सा टेलीविजन स्टूडियो है, जहां से ये लोग प्रोग्रामिंग करते हैं अपने निवेशकों को बताने के लिए कि सुरक्षित तरीका क्या है निवेश करने का, या निवेश करने वाले जो लोग होते हैं उनको क्यों स्टॉक मार्केट से डरना नहीं चाहिए। हम वापस अपनी पॉलिटिकल चर्चा पे ही आएंगे। मैं एक चीज़ यहाँ पे जरूर पूछना चाहता था कि जैसे नीतियाँ होती हैं, तो आप लोग निवेशकों को कभी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि आप कोई घटना होती है या कोई पॉलिसी बदलने वाली है तो मार्केट उस फैक्टर को, उस बात को डिस्काउंट करके उसके हिसाब से चलता है। तो क्या निवेशकों को भी समझ में आता है कि नीतियों में परिवर्तन का मतलब है कि वो जो स्टॉक लेकर बैठे हुए हैं वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सीधे उससे रिलेटेड होता है? देखिए, जो नया निवेशक होता है, नौसिखिया होता है, उसे तो नहीं पता चलता, पर इसीलिए वो विशेषज्ञों से राय लेता है। और शेयर दलालों का एक काम यह भी है कि वो उन्हें भली भांति राय दे और समझाए कि किस नीति का किस शेयर पे क्या असर हो सकता है। और बाकी तो एक पुरानी कहावत है कि पैसा फूंक के सीख मिली जाती है, तो शेयर बाजार में भी वैसा ही है। पैसा फूंक के सीखे, बड़ी बड़ी बात बताइए आशीष। ऐसा होता है क्योंकि वैसे भी हमारे देश में कई सारी ऐसी नीतियां होती हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि उनको वैसे ही समझना, जानना, या उनका तोड़ समझना, या उनकी बारीकियों को, नुआंसेस को समझना मुश्किल होता है। तो क्या आप लोग बता पाते अपने इन्वेस्टर्स को? सी, एज ए स्टॉक एक्सचेंज हमारी एक वो जिम्मेदारी रहती है कि निवेशक को समझाए कि अल्टीमेटली इट इज योर मनी। आपको किसी और की राय, टेलीविजन पे आता है कि भाई खरीद लो बेच लो, कोई न्यूज़पेपर में आ गया खरीद लो बेच लो, कहीं पर भी आ जाता है। तो सिंस पैसा आपका है तो आपको अल्टीमेटली अपनी जिम्मेदारी पे काम करना है। आपने खुद पढ़ाई करनी है, आपने कंपनी का एक अभ्यास करना है, कंपनी की खुद की प्रगति कैसी होगी, कंट्री की प्रगति कैसी होगी, वर्ल्ड की प्रगति कैसी होगी, उसमें कैसा डिमांड है। जो निवेशक अपना पैसा अपनी जिम्मेदारी से निवेश करे। मेरा ऐसा है कि सुनो सबकी, करो अपनी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़े कई लोग बताते हैं कि वहां पर ज्यादा गंभीरता से रिएक्शन होता है। आज यूक्रेन आपके सामने एक एग्जांपल है जी। आज जो 2 देश हैं वो आपस में जूझ रहे हैं। आपने कहना हमें क्या फर्क पड़ता है, वो जाने, उनका काम जाने, बट आगे पीछे सब जुड़ा हुआ है ना। कल को यूक्रेन को लेके कोई जंग छिड़ गई या कोई बहुत बड़ा मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, नॉन कोऑपरेशन हो गया, उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा। फॉरेन पॉलिसी के मसलों का बहुत गहरा असर होता है। जरूर होता है, और तरह तरह की फॉरेन पॉलिसीज होती है। इनफैक्ट वन ऑफ देम व्हिच इज गोइंग टू बी इम्पैक्टिंग इंडिया pretty much over next 5-10 years is immigration policies। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो गल्फ के कंट्रीज में हम लोग खुद ही भेजते हैं, और दूसरे कंट्रीज जो एक्चुअली डेवलप्ड है वहाँ पर
वी आर गेटिंग जॉब्स बाय वे ऑफ BPO एंड आउटसोर्सिंग। तो वहां पर जब उनकी गवर्नमेंट्स या उनकी गवर्नमेंट पे एक भार बनता है उनके लोकल लोगों का कि भाई हमारी जॉब्स यहाँ रखो, तो भारत को भी असर पड़ेगी। और उसमें हम भारत में जो 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहता है, हर 6 लोगों में से, वर्ल्ड में जो 6 लोग रहते हैं उसमें से एक भारतीय भारत में रहता है। वी आर वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी होता है उसका असर बहुत भारत पे पड़ता है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत समझिए कि विदेश नीति, मैंने आप लोगों को साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक दिखाया था इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में, समझाया था कि कैसे प्राइम मिनिस्टर का कार्यालय, नॉर्थ ब्लॉक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, ये सब चलते हैं। इन सब में होने वाले फैसलों का असर अगर एक जगह पर होता है तो वहां पर हम मौजूद हैं, जो कि दलाल स्ट्रीट। अब हम चलने वाले हैं सबसे ऊंची जगह में, ये 22 मंजिला बहुत ही पुरानी है, 28 फ्लोर। हम 28वें फ्लोर पर जाकर कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम का अंत जरा हवा का रुख देखकर किया जाए। आइए, तो हम हवा का रुख जानने आए। ये कमाल की तस्वीर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। पूरा मुंबई शहर यहां से नजर आ रहा है। हम इस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के छत पर है। देखिए वहां से कितना साफ आपको गेटवे ऑफ इंडिया नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ। वो है वो मशहूर ताजमहल होटल। ये पूरा इलाका है, अगर आप इधर से देखते जाएं बहुत साफ पूरा मुंबई शहर आपको यहां से नजर आएगा। जो समुंदर के किनारे बसी हुई मुंबई है, उसका जो वो खूबसूरत कर्व है, जो मोड़ है, वो पूरा आपको यहां से नजर आएगा, जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत की सबसे ऊंचाई पर मौजूद, और हवा महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम के आखिर में मैं ये कह सकता हूं कि अगर सियासत और सेंसेक्स में कोई समानता है, कुछ कॉमन है, तो वो है इस हवा का रुख। हवा का रुख जिधर भी होता है सियासत में, तो सेंसेक्स का रुख भी थोड़ा बहुत उसके उधर होने लगता है, या उसका कभी कभी सीधे तौर पर रिएक्शन हो जाता है। इसलिए ये जो हवा चल रही है, इसका रुख सेंसेक्स और सियासत दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जैसे अपने फीडबैक, अपना सुझाव मुझे देते आए हैं, वैसे ही देते रहिए न्यूज़ पॉइंट टारगेट 272 के लिए। इस वक्त मुंबई की इस खूबसूरत तस्वीर में, इस हवा के साथ, गर्मी के बावजूद, मैं अभिज्ञान प्रकाश आपको विदा कह रहा हूं। सिर्फ NDTV इंडिया पर मुझे देखते रहिए।